नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हम कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की सीरीज़। हमने क्लास 6 पूरी कर ली है, 7th के 6 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज हम करेंगे 7वीं के राजस्थान अध्ययन का पार्ट नंबर 7, जो कि है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। कि जब भारत में आज़ादी का आंदोलन हो रहा था तो राजस्थान तो उससे छूता रहा नहीं था। तो उस समय राजस्थान में कौन सी घटनाएं घट रही थी, कौन कौन से आंदोलन हो रहे थे, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन या कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन है, कौन से हो रहे थे, कहाँ हुए, कब हुए और किन के नेतृत्व में हुए। मूलतः हम ये बातें इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो उसको पढ़ते हुए चलेंगे हम साथ साथ में, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि कहाँ इंपॉर्टेंट आ जाएगा इस चैप्टर में कई बार पता भी नहीं लगेगा। तो लेट्स बिगिन। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे छूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों ने प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तक ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी है राजस्थान में किसान आंदोलन। तो जो हम पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राजस्थान में किसान आंदोलन। तो इसमें क्या बता रहा है, मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। मध्यकाल में थे अच्छे संबंध जागीरदारों और किसानों के मध्य में। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। कब? जब अंग्रेजों और राजाओं के मध्य में सहायक संधि होने के बाद में राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। कि राजा ले रहे थे जागीरदार से, जागीरदार लेने लग गए अपने अंडर। जो उनके अंडर में थे कौन थे? किसान थे। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशोआराम में पड़ गए एवं यह भार किसानों पर डाल दिया गया। किस चीज़ का भार? ये जो वसूली कर रहे थे उस चीज़ का भार अब केवल किसानों पे था। क्यों? राजा ने कहा जागीरदार को तो मुझे वसूली ला के दो। जागीरदार ने अब क्या दिया? किसानों को अब मेहनत जो करनी है वो किसानों को करनी है। जो पिस रहे हैं वो किसान पिस रहे हैं। किसान ला के दे देगा जागीरदार को, जागीरदार एकदम शांति से जाके दे देगा राजा को। तो कौन तंग हुए? किसान हुए। उन पर लागतें बढ़ा दी गई कि बाद में अपने प्रॉफिट के लिए उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख आंदोलन है। अब जो आंदोलन हुए थे ना, उनमें से कुछ एक प्रमुख आंदोलन अभी हम साथ में पढ़ेंगे। 7वीं क्लास के बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उस हिसाब से। पहला है बिजोली आंदोलन। बिजोली आंदोलन राजस्थान का सबसे बड़ा अहिंसात्मक रूप से चलने वाला एक किसान आंदोलन है। इसमें जो जाति थी वो धाकड़ जनजाति थी। 44 साल तक चला था ये। कब? 1897 से 1941 तक, 44 ईयर्स तक चला है ये। और ये 3 चरणों में था। एक चरण, और पहले चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। दूसरे ने किया था विजय सिंह पथिक ने, जिसका नाम है भूपराम। और जो तीसरा है उसका किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसे। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। कहाँ का है ये? मेवाड़ का है। सीधा क्वेश्चन है कि जो एक बिजोलिया किसान आंदोलन है ये कहाँ का है? तो ये मेवाड़ का है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला था एवं पूर्णतया अहिंसात्मक चला था। 44 वर्षों तक चला और अहिंसात्मक, मतलब लोगों में इस सब देखो कितना था, 44 वर्ष चला लेकिन कोई अहिंसा नहीं हुई। था कहाँ पे? मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन की बात चल रही है ये। बिजोलिया को वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। पहले ये उस समय जो मेवाड़ रियासत थी उसका अ श्रेणी का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रश्न सीधा आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्यतः कौन सी जाति थी? तो धाकड़ जाति थी। कैसे याद करेंगे कि एक तो इतना लंबा किसान आंदोलन चला है, वो भी अहिंसात्मक। तो जो लोग थे ना वो धाकड़ लोग थे। तो कौन सी जाति थी? धाकड़ जाति थी। तत्कालीन मेवाड़ रियासत यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में? 3 में। पहला चरण है 1897 से 1914, दूसरा 1914 से 1923 और तीसरा है 1923 से 1941 में। पहले चरण का किसने किया? साधु सीताराम दास ने।
दूसरे चरण का किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। और तीसरे चरण का किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। आगे पढ़ते हैं। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिचौलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। पूछा जाए कि 1897 में या राव कृष्ण सिंह के समय में बिचौलिया में किसानों से कितनी लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अतः किसानों के निधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। किन लोगों ने शिकायत की थी? जो किसानों के प्रतिनिधि थे। कौन थे किसानों के प्रतिनिधि? नानजी और ठाकरी पटेल थे। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चमरी कर लगा दिया। चमरी कर क्या था? 3 या 5 रुपए लिए जाते थे उस टाइम में। 1897 के अंदर 3 या 5 रुपए लिए जाते थे, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी। क्या होता था चमरी कर? कि जो अपनी बेटी की शादी करते थे ना, तो शादी करने से पहले उन्हें कर देना पड़ता था राजा को। कई जगह पे 5 रुपये कर बात बताया गया और कई जगह पे 13 रुपये कर बताया गया। किसानों के विरोध के बाद चमरी कर की लागत माफ कर दी गई। विरोध किया तो चमरी कर माफ हो गया। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता को तलवार बंदी की लागत लगा दी। कृष्ण सिंह मर गया, अब जो नया आया वो था कौन? पृथ्वी सिंह था। अब पृथ्वी सिंह ने क्या किया? तलवार बंदी कर लगा दिया। तलवार बंदी कर क्या है कि जैसे कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो उससे जब वो बनेगा ना, तब जनता से कर लिया जाएगा। उस कर का नाम क्या? तलवार बंदी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। पहले पूछेंगे कि जब उन्होंने मेवाड़ महाराणा को शिकायत लगाई तो कौन कौन गया था? तो नानजी और ठाकरी पटेल। तलवार बंदी के विरोध के अंदर जब कार्रवाई किसके नेतृत्व में की किसानों ने? तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इनके नेतृत्व में की। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम जो है वो क्या है? भूप सिंह है। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कब हुई उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना? 1917 में। किसने की है? विजय सिंह पथिक ने। किस आंदोलन से संबंधित है? बिचौलिया किसान आंदोलन से। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला था। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य, 1941 में जब ये बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है, उस समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? टी राघवाचार्य था। उसके आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, और उसका राजस्व मंत्री कौन था? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता था। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अब कुछ एक महिलाएं दी हुई है जिन्होंने इसके अंदर रोल किया था। कौन है? अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी। क्या याद करेंगे अपने इसमें? अनार। कैसे? अ से अंजना देवी, ना से नारायणी देवी, र से रमा देवी। जैसे महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। किसने? अंजना देवी, नारायणी देवी और रमा देवी ने। अब दूसरा बेगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 1921 के अंदर शुरू हुआ था। बिचौलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए, विजय सिंह पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। कहाँ पर इकट्ठे हुए? मेनाल में। और अंदर जगह पूछी जाए तो मेनाल के भैरूकुंड स्थान है, वहाँ पर इकट्ठे हुए थे बेगी किसान आंदोलन में। कब शुरू? 1921 में। किसके नेतृत्व का आग्रह किया? पथिक से किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। पूछा जाए बेगू किसान आंदोलन में किसानों का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। किसके मध्य? किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, और इस समझौते को बोल्शेविक समझौता भी कहा गया है। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। पूछा जाए कि ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन में आया? तो बेगू किसान आंदोलन में आया। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। किसने? ट्रेंच ने। गोविंदपुरा में एकत्र हुए रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ कौन से किसान आंदोलन में मारे गए? तो बेगू में। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई व बेगार पर रोक लगा दी गई। ये हो हमारा बेगू किसान आंदोलन। अगला है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम, और कई जगह पे न्यूनराम भी लिखा हुआ आता है, पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लागबाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा।
बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिस घटनास्थल पर नानक भील की मृत्यु हुई। नानक भील की मृत्यु कहाँ किस में हुई? बूंदी किसान आंदोलन में। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी सरकार द्वारा 1943 ईस्वी में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। नॉर्मल सा है, 1924 में शुरू, 1943 में किसानों की मांगे मान ली गई तो ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया। कौन सा? बूंदी। अगला है नीमू-चढ़ा किसान आंदोलन, या फिर कहा जाए कि अलवर किसान आंदोलन। तो इसमें क्या है? अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। क्यों हुआ था यहाँ पे कि जो जंगली सूअर थे ना, वो फसलों को किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, और जो राजा था, जागीरदार था, वो सूअरों को मारने की अनुमति नहीं दे रही थी। सरकार सूअरों को मारने की अनुमति नहीं दे रही थी। किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। कब किया आंदोलन? 1921 में किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा, कौन है? जय सिंह है, की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमू-चढ़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान स्त्रियां मारे गई। इसी क्या कहा जाता है? नीमू-चढ़ा कांड। नीमू-चढ़ा कांड कब हुआ है? 14 मई 1925 को है। कब हुआ है नीमू-चढ़ा कांड? 14 मई 1925 को हुआ है। और इससे गांधी जी ने क्या कहा है? यंग इंडिया में इसे बोला गया है। गांधी जी ने क्या कहा है इसे यंग इंडिया में? कि ये दोहरी डाहरशाही, जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में शूटिंग करवाई थी ना, फायरिंग करवाई थी, तो इसे दोहरी डायरशाही कहा गया है। इतना विभत्स था ये। किसने कहा? मोहनदास करमचंद गांधी ने। किसमें कहा? यंग इंडिया पत्रिका में। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। अनेक घरों को जला दिया गया, उनके पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। आगे चलते हैं। आगे है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ये उस समय की बात चल रही है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो जो सीकर है वो जयपुर का एक बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। उस समय सीकर का ठाकुर कौन है? कल्याण सिंह है। और इसने वृद्धि कर दी किस लिए? कि जो पहले ठाकुर था वो मर गया, तो उसके मरने पर जो खर्चा हुआ ना, उसकी भरपाई करने के लिए उसने लगान वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर लगान की दरें कम नहीं हुई। वर्षा कम हो गई लेकिन इनकी लगान की दरें कम नहीं हुई। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो किसकी हुई? सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। फिर है जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी। उसने 10,000 महिलाओं के साथ में एक किया था, क्या बोलते हैं उसे, आंदोलन किया था। किसके विरुद्ध? सिहोर के जो शासक था, जो जागीरदार था, उसके विरुद्ध किया था। यहाँ पे क्या बताया? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फिर है शेखावटी किसान आंदोलन। एक धापी दादी का भी नाम आता है। धापी दादी का संबंध भी किससे है? सीकर किसान आंदोलन से है। फिर है शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी में किसानों से मनमानी लगान वृद्धि से विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। कहाँ का है? चिड़ावा का शासक है मास्टर कालीचरण, चिड़ावा का मास्टर है कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोट, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। ये 5 नाम है ना, ये 5 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोट, बिसाऊ और मालासर। पूछा जाता है शेखावटी में कौन से 5 जगह आती थी? तो नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोट, बिसाऊ और मालासर। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोट ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ के स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। आज़ादी से पूर्व यहाँ का स्थायी नहीं हो पाया। अब अगला जो हम पढ़ते हैं कौन सा है? अन्य किसान आंदोलन है। अन्य किसान आंदोलन में इसने बताया कि 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भाला के प्रहार से किसानों को कुचलने का प्रयास किया। चंडावल ठाकुर ने कब? 1945 में। पूछा जाए चंडावल कांड कब हुआ? 1945 में। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए, तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलवाए, जिससे कई लोग
हताहत हुए। डाबड़ा कांड कब हुआ है? 1947 में। और चंडावल कांड कब हुआ है? 1945 में। अब हम पढ़ते हैं जनजाति आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई है। कौन कौन सी? भील, मीणा, गरासिया, डामोर, सांसी, सहारिया, काफ़ी जनजातियां हैं। तो अभी पूछा जाए कि सर्वाधिक मीणा जाति कहाँ पर है, जनजाति कहाँ पर है, तो जयपुर में है। सर्वाधिक भील पूछा जाए तो उदयपुर में है। सर्वाधिक गरासिया सिरोही में, और सर्वाधिक सहरिया है बारां में। और एक और कौन सी रहेगी? सर्वाधिक डामोर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। फिर आगे क्या बताया गया है? दक्षिण राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में इनका चित्र अंकित है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के हेरफेर से बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस समय में कुछ जनसेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। अभी कुछ एक मेजर जो थे जनजाति आंदोलन वो पढ़ते हैं। तो पहला है भील आंदोलन, भील जनजाति आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने के लिए गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी? गोविंद गुरु की। उन्हें संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की है गोविंद गुरु ने। कब की है? 1883 में। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ है वो हुआ 1903 में। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को प्रेरित किया कि ना तो तुम बेगार करोगे, ना तुम अनुचित लागतें दोगे। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। कब हो रहा था? 1913 में। कहाँ हो रहा था? मानगढ़ पहाड़ी पर। तिथि कौन सी दी है? आश्विन सुदी पूर्णिमा। इस दिन यहाँ पे अधिवेशन हो रहा था संप सभा का। तब अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चला दी। इसे मानगढ़ हत्याकांड भी कहते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। मानगढ़ कब हुआ? 17 नवंबर 1913 में। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आगे ये क्या है? आदिवासी जनजातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत। पहले तो कौन हो गया? गोविंद गुरु। दूसरा कौन सा है? मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मद्रकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। कौन सा है दूसरा इनका मसीहा आदिवासी जनजातियों का? मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मात्रकुंडिया में। ये जो मात्रकुंडिया है ना, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। मात्रकुंडिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एकी आंदोलन भी कहा जाता है। एकी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? चित्तौड़गढ़ के मात्रकुंडिया में हुआ। एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र, इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। 21 सूत्रीय मांग पत्र जिसे मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा लिखित है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखित है। महाराणा ने तत्काल मांग मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या तथा हरिदेव जोशी को भी जाता है। कि देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन तीनों जगह पर जो आदिवासियों को भीलों को इकट्ठित किया ना, उसका श्रेय किसको जाता है? हरिदेव जोशी और भोगीलाल पांड्या को। ये जो भोगीलाल पांड्या है ना, इसे क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी। और ये जो हरिदेव जोशी है, इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। अगला है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति जो है ना, वो क्या सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। कहाँ पर बताई थी मैंने? ज़्यादा जयपुर के अंदर बताई थी। मीणा जनजाति एक वर्ग को अंग्रेजी शासक ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। क्या करते थे? जो मीणा लोग थे चौथ कर लेते थे। अब अगर कोई घटना हो गई, कोई चोरी हो गई, तो उसके लिए जिम्मेवार किसे ठहराते थे? इन मीणाओं को ठहराते थे, जो चौकीदार मीणा थे। और बाई चांस उस चोरी का माल या जो घटना हुई है उसके जो भरपाई नहीं हो पाई है, जिससे भी वो घटना हुई है वास्तविकता में, तो वो भरपाई किससे कराते थे? इन चौकीदार मीणा से करवाते थे। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। क्या है ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट? कब शुरू हुआ है? 1924 में। वैसे जयपुर में देखा जाए तो 1930 में हुआ था। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 12 वर्ष से अधिक का कोई भी मीणा
जनजाति वाला था ना, तो उन्हें जो उनका पास वाला थाना था वहाँ पे सिग्नेचर करने आते थे कि हम इतने बजे गए, इतने बजे आए, हमने ये काम किया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए। उन्हें पूरी डिटेल बतानी पड़ती थी। इस कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाने गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। भारत में कब आया? 1924 में आया। खत्म कब हुआ? 1952 में हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। लाइन आती है सीधा ये कोटेशन, किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। ये बात किसने कही है? तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का संगठन किया गया। अभी किताब में जो पहला प्रजामंडल दिया गया है वो है मारवाड़ प्रजामंडल। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी भी मारवाड़ मेनली देखा जाए तो जोधपुर के अंदर ही है। तो जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की? जय नारायण व्यास ने। कहाँ की? जोधपुर में की। कब की? 1934 में की। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। कौन था अध्यक्ष? भंवरलाल सर्राफ। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? 1938 में। किस लिए हुआ है? प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए। और किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में हुआ है? रणछोड़ दास गट्टारी के अध्यक्षता में हुआ है। क्वेश्चन इन आरबीएससी की किताबों से उठेंगे, कुछ है कि बाहर जाएंगे, लेकिन अगर ये आरबीएससी की किताबें की पूरी तैयारी रहेगी ना, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा है जयपुर प्रजामंडल। 1931 में कर्पूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। वैसे सबसे पहला जो प्रजामंडल स्थापित हुआ था वो जयपुर प्रजामंडल ही था। किसके? कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। कर्पूर चंद पारगी जयपुर प्रजामंडल कब? 1931 में। और कौन है इसके साथ में? जमनालाल बजाज है। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। एक बार तो इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन ये वापस एक बार बंद कर दिया गया था। तो 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन कब हुआ जयपुर प्रजामंडल का? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। पहली बात, कब हुई इसकी स्थापना? वैसे 1931 में। पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। 1931 में इसकी स्थापना किसने की? कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने। 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ है। और प्रजामंडल ने कार्य करना किसके नेतृत्व में आरंभ किया? चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ है और हीरालाल शास्त्री भी बाद में इसके अध्यक्ष बने हैं। अब अगला जो है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। 2018 का लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे, तो उनमें से हमें राइट चूज़ करना था। एक था कि 24 अप्रैल राइट ही चूज़ करना था। तो एक ऑप्शन में था कि 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। डेट तक थी, दो ऑप्शन थे, सेम था, अप्रैल मंथ भी सेम था, बलवंत सिंह भी सेम था, डेट चेंज थी। तो डेट याद कर लेना कि 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इससे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कौन है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में महत्वपूर्ण? माणिक्यलाल वर्मा। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने पर निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। जयपुर प्रजामंडल आया था ना, उसके बारे में एक बात बता दूं कि जो आंदोलन हुआ था भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें एकमात्र प्रजामंडल जिसने भाग नहीं लिया वो कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन था। अगला है बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मंगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कहाँ हुई? राजस्थान में नहीं हुई, कोलकाता में जाके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1936 में।
किसके द्वारा? मघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा। 30 जून 1946 को रायसीनगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कब? 30 जून 1946 को। 30 जून 1946 को रायसीन में प्रथम प्रजामंडल खुला अधिवेशन आयोजित हुआ है। और उससे जस्ट अगले दिन 1 जुलाई 1946 को एक बीरबल नाम का आदमी था, शूटिंग होती है जिसका वहाँ पे फायरिंग होती है जिसका वो आदमी मर जाता है, तो उस 1 जुलाई को बीरबल दिवस भी कहा जाता है। आगे है कोटा प्रजामंडल। अभिनहरी, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। किसने? नैनू राम ने किया। और इसे सहयोग किस किस का था? अभिनहरी, तनसुखलाल, इनका सहयोग था। कोटा में पंडित नैनू राम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। अब ये तो कुछ मेन प्रजामंडल हैं। अब एक प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना किसने की है? कांतिलाल चौथानी ने। बूंदी कांति। कोटा की किसने की है? नैनू राम की अध्यक्षता में हुई। और कौन से? अभिनरी और तनसुखलाल। बूंदी की किसके नेतृत्व में हुई है संगठन प्रजामंडल का? कांतिलाल चौथानी। सिरोही का पूछा जाए तो गोकुल बाई भट्ट। कौन? गोकुल बाई भट्ट की नेतृत्व में हुई है इसकी स्थापना। कब? 1949 में। हुई कहाँ पर है सिरोही की? बॉम्बे में। बीकानेर की कहाँ पर हुई है? कोलकाता में। सिरोही की बॉम्बे में। जैसलमेर की जोधपुर में। और भी भरतपुर प्रजामंडल की रेवाड़ी में हुई है। आगे पढ़ते हैं। सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। अब है प्रमुख जननायक जिन्होंने कुछ कार्य किया जनता के लिए, काफ़ी अच्छे कार्य किए। तो पहला है गोविंद गुरु। हमने इनके बारे में क्या पढ़ा कि आदिवासियों के मसीहा है। ठीक है। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ है? डूंगरपुर में हुआ है। डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार। एक बार पेपर में सीधा क्वेश्चन आया, गोविंद गुरु का संबंध कौन से परिवार से है? किस परिवार में इनका जन्म हुआ? तो बंजारा परिवार में जन्म हुआ। ये दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित हुए। किससे प्रभावित है? दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे ये। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों को कार्य किया। इन्होंने 1903 में संत सभा की स्थापना की। 1903 नहीं है, 1883 है, गलती हो जाती है। 1883 में संत सभा की स्थापना की है, किंतु 1903 में संत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ है। संत सभा, संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। क्या है? संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। संत सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर की आस्था रखने की बात कही गई। किसने क्या किया? गोविंद गुरु ने ये सब कार्य किया। फिर अगले हैं अर्जुनलाल सेठी, बहुत मेन आदमी है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? जयपुर में आ रहा है। कहाँ हुआ इनका जन्म? जयपुर में हुआ है। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की है। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी, पाली के विद्वान थे। चार भाषाएं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। 5 भाषाएं। हमें एक भी ढंग से नहीं आती। कौन कौन सी? अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारी को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। किसके नेतृत्व में संपर्क में आने के बाद? रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। फिर है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने क्रांति के अंदर अपने पूरे परिवार को झोंक दिया। जोरावर सिंह बारट भी इनके रिलेटिव थे और प्रताप सिंह बारट इनका बेटा था। जब इनका बेटा शहीद होता है तब कहते हैं कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। केसरी सिंह बारट राजस्थान की सशस्त्र क्रांति से जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था।
उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखा। क्या यह सोरठ है? क्या नाम है? चेतावनी चुंगटिया। मेवाड़ महाराणा को लिखे थे कि जब आता है वो दिल्ली दरबार के अंदर लॉर्ड कर्जन से मिलने जा रहे होते हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, तो चेतावनी चुंगटिया लिख के देता है ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को कि आप जा रहे हो, आप जाओगे तो कौन देश सेवा करेगा, आप भी उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। तो वो आधे रास्ते से वो आधे रास्ते से बीच में आ जाते हैं। अब जो अगले हैं वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ है। उन्हें क्रांति का संचालन तो राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। पहले भूप सिंह गुर्जर ही नाम से काम कर रहे थे। इन्हें जेल होती है, फिर ये भाग जाते हैं, अपना रूप हुलिया सब चेंज करते हैं, नाम चेंज करके क्या करते हैं? विजय सिंह पथिक। और बाद में जब इनकी अपना नाम चेंज कर लेते हैं विजय सिंह पथिक, तो ये क्या कर लेते हैं? बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अब 1919 में ये वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? 1919 में हुई है। कहाँ हुई है? वर्धा में हुई है। किसने किया है? विजय सिंह पथिक ने किया। वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर है। जन्म कहाँ पे हुआ है इनका? बुलंदशहर के अंदर हुआ है। अब अगले हैं दामोदर दास राठी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था राठी, बाटी, लाठी तीनों कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है। तो जो राठी थे ना वो ये है राठी, सिर दामोदर दास राठी। सिर दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ था। जैसलमेर अगर पुराने टाइम से देखा जाए तो मारवाड़ में आता है, तो पोखरण मारवाड़ में हुआ था। पोखरण वर्तमान में कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जहाँ पर क्या हुआ है? परमाणु बम परीक्षण हुए हैं। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। किसने? रास बिहारी बोस ने और राजा महेंद्र प्रताप ने क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया था। किसके लिए? क्रांति की योजना किसने? रास बिहारी बोस ने और राजा महेंद्र प्रताप ने। कब तय की थी? 21 फरवरी 1915 को। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई थी। भूप सिंह वही विजय सिंह पथिक। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने रखी? तो किसने रखी? दामोदर दास राठी ने। कब रखी? 1921 में रखी। फिर अगले हैं ठाकुर जोरावर सिंह बाहरट। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह फिर वहां उपस्थित थे। कि जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ था उसमें कौन कौन थे? रास बिहारी बोस थे और ये कौन था? जोरावर सिंह बाहरट था। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारट के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। ये कुंवर प्रताप महाराणा कुंवर प्रताप नहीं है, ये केसरी सिंह बारट का बेटा है। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भी भारी इनाम की घोषणा की। लॉर्ड हार्डिंग बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे राजस्थान जो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उनको अंग्रेज नहीं पकड़ पाते हैं, जिंदा नहीं पकड़ पाते हैं। उसी तरीके से जोरावर सिंह बारट है, ये हार्डिंग बम कांड करते हैं और भी कई क्रांतिकारी कार्य करते हैं। इनको पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित कर दिया जाता है कि जो इन्हें बताएगा कि कहाँ है, हम पकड़ लेंगे तो उसे इनाम मिलेगा। लेकिन फिर भी ये पकड़े नहीं जाते, तो इन्हें क्या कह दिया गया? राजस्थान के चंद्रशेखर कहा गया। फिर अगले हैं कुंवर प्रताप सिंह बारट। ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। किसके साथ में? रास बिहारी बोस के साथ में। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब इनसे परिचित आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इनके साथ में किसने विश्वासघात किया है? इनके परिचित थे कोई आसानाड़ा स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेजा गया। पूछा जाता है कि इन्हें कौन सी जेल में भेजा गया, तो बरेली जेल में भेजा गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। सर चार्ल्स क्लीवलैंड क्या कहते हैं कि प्रताप सिंह, तेरी माँ रो रही है तेरी याद में, तो तू मुझे बता दे तेरे साथी कौन कौन है, कहाँ है, तुम्हारा कौन सा एरिया है जहाँ पे तुम अपना काम करते, तुम्हारा नेटवर्क कौन सा है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो तेरी माँ शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, खुश हो जाएगी। तो प्रताप सिंह बारट क्या कहते हैं? मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए या उसके आंसू पहुँचने के लिए भारत की 1000 माँ को नहीं रुला सकता।
तो क्लीवलैंड कहते हैं कि ये तो बहुत एक इतना छोटा सा और बहुत महान है। क्लीवलैंड भी चकरा जाता है। ब्रिटिश सरकार भी अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए। अगले हैं राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नजरबंद किया गया। कहाँ किया? टोडगढ़ में। किस दोनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलीमाबाद में पकड़े गए तथा तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। पहले कहाँ थे? टोडगढ़ जेल में नजरबंद किया और बाद में तिहाड़ जेल में। हमारा यहाँ पे 7वां पाठ होता है पूरा। अब हम करेंगे कि शब्दावली और प्रश्न। कुछ प्रश्न मैं बताऊंगी, कुछ आप मुझे कमेंट में इसके आंसर करेंगे। शब्दावली में पहला है बेगार। बेगार मतलब क्या है? बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाए जाने वाला कार्य। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह क्या है? सत्य धन यानी कि प्लस आग्रह। ठीक है, ये हो गया संधि है एक। सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या क्या है? सत्य के लिए किया गया हठ। लागबाग जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत, कर और बेगार। चमरी कर, जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लगाया जाने वाला कर। चमरी कर लगाया किसने था? 1903 में लगाया था ठाकुर कृष्ण सिंह ने लगाया था। 5 या 13 रुपये, ये 2 रुपये लिखे हुए आते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिले थे, 5 रुपये या 13 रुपये। एक आता तलवारबंदी कर, किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था। कब लगाया था? 1906 में लगाया था। उत्तराधिकारी कर था एक टाइप से। पहला अभ्यास प्रश्न है, चेतावनी राचुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे किसने लिखे? तो हमें पता है केसी सिंह भारत ने लिखे। किसे लिखे? मेवाड़ महाराणा को लिखे। कौन था? फतेह सिंह। रामकृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। कितनी लागतें ली जाती थी? तो 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अब मैच करने हैं कौन कौन है। तो पहला तो है कि मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन है? हमें पता है कौन? जयनारायण व्यास। एक मिनट, कौन है मारवाड़ प्रजामंडल से? जयनारायण व्यास। मेवाड़ प्रजामंडल से कौन है? जयपुर प्रजामंडल से कौन है? बीकानेर से कौन है? मगाना वेग्य है। कोटा से कौन है? अभिनहरी है। जयपुर से कौन है? जयपुर से और मेवाड़ से। ये दोनों आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ये 2 तो छोड़ दो ना, बाकी 3 तो बता दिए। 2 आप मुझे कमेंट में बताओ। चैप्टर में पढ़ा है, याद नहीं है तो वीडियो पीछे करो, फिर से सुनो। और प्रश्न क्या है? भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? हिंट देती हूँ कि इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी 1883 में। पहला अधिवेशन हुआ 1903 में और 1913 में जब मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन हो रहा होता है तब वहाँ पर फायरिंग करवा दी जाती है। फिर है आंसर है इसका गोविंद गुरु। इतना हिंट बता दी, आंसर बता देती हूँ। 1913 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ब्लैंक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? उनका मूल नाम है भूप सिंह। जन्म हुआ इनका यूपी के अंदर। कौन थे? विजय सिंह पथिक। किन्हीं 3 किसान आंदोलनों के नाम लिखे। ये नाम तो आप लिख ही दोगे। आप कब हुए, मेन आदमी कौन थे, कौन वहाँ का ठाकुर था, ये भी लिख दोगे। गोविंद गुरु किसके विचारों से प्रभावित थे? किसके? कमेंट में लिख के बताइए। तो यहाँ पर आके हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अब हम कल मिलेंगे। जो अगला पाठ है हमारा, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, ये चैप्टर करेंगे हम कल। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ को कमेंट में लिखें कि आप इसमें और क्या चाहते हैं और कौन से चैप्टर्स पे, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट में लिखिए। मैं वो करने में सक्षम हुई तो मैं वो ज़रूर करूँगी, हेल्प ज़रूर करूँगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।